नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 फरवरी और 10 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जी से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा जो कि नोटिफिकेशन बेल जो आपका ऑन है कि नहीं है। और इसका जो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है, वह है कि आईपीएल 2023 में जो है पर्पल कैप किसे मिला था। ठीक है, तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका मोहम्मद शमी को मिला था। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दें कि पर्पल जो कैप है, ठीक है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो मोहम्मद शमी ने जो है 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लिया, तो इस कारण जो है उनको पर्पल कैप मिला। इसके अलावा आपका ऑरेंज कैप भी होता है। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा रन जो आपका बनाए 2023 में वो आपके शुभमन गिल ने बनाया था 890 रन। और पर्पल के विजेता जो है मोहम्मद शमी आपके बनाए थे 28 विकेट। पर्पल के विजेता मोहम्मद शमी 28 विकेट है जो कि अपने नाम किए थे। इसके अलावा आईपीएल 2023 की चैंपियंस की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग उप विजेता जो है गुजरात टाइटंस रहा। सर्वाधिक छक्के की बात करेंगे तो फाफ डू प्लेसिस के द्वारा मारा गया 36 छक्का। सर्वाधिक चौके की बात करेंगे तो शुभमन गिल के द्वारा। इसके अलावा सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है शुभमन गिल ही बना। फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे तो डेवन कॉनवे बना। उभरता हुआ खिलाड़ी जो है इमर्जिंग प्लेयर आपका यशस्वी जायसवाल बने। सीजन का इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर जो है ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया। सीजन का सर्वश्रेष्ठ जो कैच है वो आपका रशीद खान को जो है दिया गया। इसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया था। और सीजन का गेम चेंजर जो है शुभमन गिल को दिया गया। इसके अलावा सीजन का जो सबसे लंबा छक्का है वो आपका फाफ प्लेसिस नहीं माना था 115 मीटर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले जो है आप लोग को एक नया सूचना दे दें। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट वगैरह कर रहे थे कि सर जो है स्टैटिक जीके का जो है कुछ हम लोग के लिए प्रबंध कीजिए, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके की बात करें तो हर एग्जाम में जो है आपका 30 से 35% जो क्वेश्चन है आपका इसी से पूछा जाता है। और हर साल लाखों सिलेक्शन जो है इसी के कारण रुक जाता है। ठीक है, और अभी तक मार्केट में देखें तो स्टैटिक जीके का जो है एक साथ आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो उतना ऑथेंटिक नहीं रह पाता है। ठीक है, तो हमने जो है एक प्रयास किया है कि आपको जो है स्टैटिक जीके का कुछ किया जाए। तो हमने एक प्रयास ईबुक के नाम से एक ईबुक तैयार किया है, जिसमें से आपको 40 प्लस टॉपिक वाइज जो है आपको 40 टॉपिक मिलते हैं, जिसमें से आप टॉपिक नंबर 1 इस प्रकार करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका टॉपिक 2, टॉपिक 3, ठीक है, सभी टॉपिक के साथ आपका इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को भी ऐड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान आपका रखा गया है। जैसे टॉपिक 2 हो गया भारत के शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसके अलावा टॉपिक 3 की बात करेंगे तो संविधान के भाग हो गए। इसके अलावा टॉपिक 4 की बात करेंगे तो यह आपका प्रमुख समाज और संस्थापक हो गए। ठीक है, इसी प्रकार करके जो है आपका टोटल 40 टॉपिक जो है आपका इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये बुक तो ऐसे आपका थोड़ा महंगा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगा है। करीब हम इसमें 1 साल से जो है आपका काम कर रहे थे, लेकिन अभी 100 स्टूडेंट के लिए जो है इस बुक का जो प्राइस है वो आपका 49 रुपये ही रखा गया है। यह ई बुक जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। बस इतना ही डिफरेंस है कि इंग्लिश वाला जो है अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है, फिर भी वो आपको पढ़ने लायक है। जब भी अपडेट होगा तो ई बुक आपको वहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो पहली बात तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, अगर लिंक आपको नहीं भी मिल पाता है किसी कारणवश तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रहे हैं 9973741666। ठीक है, इस पर जो है आप लोग मैसेज करके जो है आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके समय में 1-2 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आप इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई आपका इसमें थ्योरी फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, जो भी दिया गया है सिर्फ आपका जो है टेबल फॉर्मेट में दिया गया है और काम की चीज़ दी गई है। ठीक है, जो भी 3-4 साल में आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उससे ही आपकी पॉइंट्स को है जो सब उठाया गया है, फालतू कोई पॉइंट्स इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगर अभी आप इस ई बुक को बाय करते हैं तो अभी जो आपका SSCD का जो एग्जाम चल रहा है उसका जो कंबाइंड PDF है आपका वो भी आपको फ्री मिलता हुआ जाएगा डेली बेसिस पर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाइए बाय कीजिए, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं, तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। इसके अलावा जो है शायद आपका पुडुचेरी के भी राज्यपाल अगर आपसे पूछे गए होंगे तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगर पूछा गया है तो ठीक है, नहीं पूछा गया है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप लोग उसको
मेमोरी बेस्ड के तरह याद रखिएगा, ठीक है। तो पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी के जो आपके राज्यपाल हैं वो आपके हैं के कैलाशनाथन, ठीक है। तो के कैलाशनाथन जो है आपका पुडुचेरी के हैं और ब्रिगेडियर विधि मिश्रा जो है लद्दाख के हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है केरल की साक्षरता दर आपका कितना है। तो केरल की साक्षरता दर की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग को मालूम है कि केरल का साक्षरता दर जो है वो आपका पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा है। कहीं का साक्षरता दर अगर है तो केरल का ही है, ठीक है। तो वहाँ का साक्षरता दर परसेंटेज में आपसे शायद पूछा गया था, तो 93.91% जो है इसे तो आपका साक्षरता है, लेकिन शायद आपका ऑप्शन में जो है 94% भी दिया गया हो तो उसे घबराना नहीं है, ठीक है। आपका 94 भी राइट आंसर है और 93.91 भी आपका राइट आंसर ही है। जबकि वहाँ पर पुरुष साक्षरता दर आपका 96.11% है और महिला साक्षरता दर जो है 92.07% है, ठीक है। इसके अलावा भारत की जनगणना 2011 की बात करते हैं तो देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए जो है 82.14% है, महिलाओं के लिए जो है 65.46% है। केरल 93.91% के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का स्थान आता है 92.28%। लक्षद्वीप के बाद आपका मिजोरम का स्थान आता है 91.58%। सबसे अंतिम जो स्थान आपका रखता है साक्षरता दर के मामले में वो रखता है बिहार, और वहाँ का साक्षरता दर जो है 61.80% है। और बिहार से पहले की बात कर देंगे तो अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता है 66.95% है। इसके बाद जो है राजस्थान का साक्षरता है 67.06%, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के जरिए जो है आपका जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। संविधान के 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2 के द्वारा एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए जो है या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है वो आपका करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 भी जो है आपका पारित किया गया था। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कहा कि आपका 61वां जो है संवैधानिक संशोधन भी आया। तो 61वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो 61वां जो संवैधानिक संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है। तो वो संबंधित था आपका इससे जो है मतदान की जो आयु है पहले 21 साल हुआ करता था, 21 साल से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष कर दिया गया था इसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। बाकी जो है आपका 6वां संवैधानिक संशोधन जो है वो आपका 2002 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है एक और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तभी जाकर आप 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। उसमें से 10 आपका जो जोड़ा गया था आपका 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1976 में, और एक आपका इसी संशोधन के जरिए जो है जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नियोलिथिक एरा होगा। द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द नियोलिथिक एरा एंड द एंड ऑफ पेलियोलिथिक एरा द न्यूलिथिक एरा इज एल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वही होगा। इसके अलावा जो है इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2 मिलियन वर्ष से 12,000 वर्ष के बीच की अवधि को जो है क्या कहा जाता है। तो 2 मिलियन वर्ष से 12,000 वर्ष के बीच की अवधि को जो है पूरा पाषाण युग कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। 2 मिलियन वर्ष पहले का युग सबसे पुराना युग है और इसे पूरा पाषाण युग कहा जाता है और यह 12,000 वर्षों की अवधि तक जो है आपका फैला हुआ है। इस लंबी अवधि को 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब आयोजित किया गया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो यह आपका जो है 1932 में आयोजित किया गया था। तो 1932 जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 1932 में भी कब, तो नवंबर और दिसंबर के बीच किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिश को श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया और 1935 का भारत सरकार अधिनियम इन सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। और महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और BR अम्बेडकर हो गए, तेज बहादुर सप्रू जो हो गए, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया है। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत जो है 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। पहला आपका नवंबर 1930 में किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेताओं शामिल नहीं होने के कारण यह सम्मेलन आपका सफल रहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंत में लंदन में हुआ, उसमें गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का जो है प्रतिनिधित्व करती है और गांधी जी के इस दावे को 3 प्रमुख पार्टियों ने चुनौती दी।
राजा रजवाड़ों ने दावा था कि उनके नियंत्रण वाले भूभाग में कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है और मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यक के हितों का काम करती है। और तीसरी चुनौती B.R. अम्बेडकर की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए सम्मेलन भी असफल व गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। और भारत लौटने पर जो है गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है आपका शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला जो है दूसरा व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपसे पहला नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा दूसरा ही पूछा जाएगा। तो इनका राइट आंसर जो होगा एडविन एल्ड्रिन, इसका राइट आंसर होगा एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले बार चंद्रमा पर उतरे थे। ये जो है 20 जुलाई 1969 को 2 आदमियों को अपोलो 11 में भेजकर ये हासिल किया गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अपोलो 11 नामक एक अभियान में चंद्रमा सतह पर गए थे। अपोलो 11 जो है अंतरिक्ष मिशन को 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न V रॉकेट के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस मिशन ने 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर ले जाकर इतिहास रच दिया। और अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन ने लॉन्च के 3 दिन बाद चंद्र की कक्ष में प्रवेश किया और अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरने के लिए ईगल लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। और आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चंद्र मॉड्यूल को एक क्रेटर में उतारा जिसे सी ऑफ ट्रैकिक्युलिटी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि द टर्म शॉर्ट सर्विस इज रिलेटेड टू विच गेम। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विस वर्ड जो है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो द टर्म शॉर्ट सर्विस इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ बैडमिंटन। इट इज ए टेक्निक यूज टू हिट द शटलकॉक सॉफ्टली ओवर द नेट एंड टूवर्ड्स द शॉर्ट सर्विस लाइन इन फ्रंट ऑफ द अपोनेंट। और जो है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस की बात करेंगे तो ये भी जो है वर्ड आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। इसके अलावा एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि द वर्ड सर्विस इज रिलेटेड टू विच ऑफ फ्लोइंग गेम्स। सिर्फ आपका सर्विस रहे तो इसका राइट आंसर आपका वॉलीबॉल होगा। इन वॉलीबॉल द टर्म सर्विस रिफर टू द एक्ट ऑफ हिटिंग द बॉल ओवर द नेट टू स्टार्ट अ रैली। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार की बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला आपका एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व जो है आदिवासी नववर्ष, झारखंड के मुंडा उराव हो आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों का जो है पूजा करना और प्रकृति के करीब होने के कारण ये जनजातियाँ सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की जो है आपका पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईश्वरी प्रसाद जो है किस घराने से संबंधित है। तो ईश्वरी प्रसाद की बात करेंगे तो यह कथक नृत्य के लखनऊ घराने से संबंधित है। श्री ईश्वरी प्रसाद जी प्रयागराज में हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी। उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने के मूल प्रवर्तक के रूप में शुरुआत की थी। कथक जो है 3 अलग अलग रूपों में स्थापित किया गया जिसे घराना के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम उन शहरों पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई, जैसे जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा जो है और कुछ इंपॉर्टेंट आपके संगीत के गायक हैं, उनके घराने को याद रखना है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी हो गए। पंडित भीमसेन जोशी की बात करेंगे, इनका संबंध भाई किस घराने से है। तो इनका संबंध की बात करेंगे तो ये आपका किराना घराना से है। ठीक है, तो इनको किराना घराना से याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछा जाता है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो पंडित जसराज की बात करेंगे तो ये आपका मेवाती घराने से है, तो इनको मेवाती से याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है पंडित कुमार गंधर्व जो है वो किस घराने से संबंधित है, तो पंडित कुमार गंधर्व की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका निर्देशित घराने से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है पंडित राम सराय झा की बात करते हैं तो राम सराय जो झा हैं वो आपका किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे कि इनका संबंध किस घराने से है, तो पंडित बिरजू महाराज आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक और 2-4 क्वेश्चन जो है और पूछा गया, उसको भी यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करें। तो वो क्वेश्चन था कि जावरा उत्सव जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है। तो जावरा उत्सव की बात करेंगे तो जावरा जो उत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भी कहा, तो मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो पूछा गया कि पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े कलाकार का नाम बताना था। क्वेश्चन अब कन्फर्म नहीं है तो उसको हम यहाँ पर नहीं टच करते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि अमृत भारत योजना जो है वो आपका कब शुरू किया गया। तो अमृत भारत योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका शुरू किया गया था फरवरी 2023 में, ठीक है। तो फरवरी 2023 जो है इसका राइट आंसर होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना इनका पूरा नाम है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। यह योजना रेल मंत्रालय ने देश के 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू किया था। कितने स्टेशन? 1275, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। बाकी जो है अभी तक हमें इतना ही क्वेश्चन जो है प्राप्त हुआ है। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे प्राप्त होंगे हम उसको जो है आपको पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, अगर आपको 40 टॉपिक बैच प्रयास ई बुक को बाय करना है तो व्हाट्सअप पर है, व्हाट्सअप पर हमें ई बुक लिखकर जो है मैसेज कर दीजिए, आपको जो है वो आपको दे दिया जाएगा मात्र 49 रुपये में। याद रहे मात्र 100 लोगों के लिए आपका प्राइस रखा गया है। बाकी अगर आप प्राइस 100 लोग बाय कर लेते हैं उसके बाद जो है इसका प्राइस आपका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम और वंदे मातरम।